अति पिछड़ा और दलित का नेता बिहार में कोई है नहीं। दलित शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अनुसूचित जाति का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किसी खास कास्ट का नहीं। अब अनुसूचित जाति में दो बड़े नेता हैं बिहार में, अपने अपने जाति के नेता हैं। मांझी जी मांझी समुदाय के नेता हैं और चिराग पासवान जी पासवान समुदाय के नेता हैं। तो लेकिन अति पिछड़ा में 114 जातियां हैं, इनके कोई लीडर नहीं है बिहार में। तो यही, लेकिन भारत के अंदर अभी दो प्रकार का लड़ाई चल रहा है। एक है अम्बेडकरवादी विचारधारा का, जो सामाजिक और समानता और समाजवादी सोच का बात करता है, जो कि सबको इक्वल राइट मिले। एक तरफ है मनुस्मृति, जो आरएसएस का विचारधारा है, उसका वो स्वर्णिम काल है। इससे बढ़िया युग आरएसएस का अब नहीं आएगा जितना आया हुआ है भारत के। नमस्कार, मैं नंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं इन्वेस्टवेयर में। इनके बयान बराबर राजनीति को लेकर जो सरकार गलत करती है उसके ऊपर जवाब बराबर आता है। इसी को लेकर हम पूरी चर्चा करेंगे। पेट हमारे चैनल में आपका स्वागत है भैया। धन्यवाद। जो आप लोग पब्लिक में जाकर के इन सभी तरह के खबरों को कवर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। पहला तो सवाल है कि बीपीएससी का जब भी एग्जाम पढ़ता है और एग्जाम पढ़ते ही उसका लीक हो जाता है और एक्सीडेंट, धरना, प्रदर्शन, कहीं जान भी दे दिया जाता है, क्या कहना चाहिएगा नीतीश सरकार, जो कि अब आज के डेट में नीतीश सरकार हमारे बिहार का 20 साल से लगभग है? सबसे पहले देखिए, जो बिहार सरकार है और जो बिहार के लोग हैं, खासकर बिहार के युवा पीढ़ी के लोग जो बीपीएससी जैसे एग्जाम देते हैं, ये बीपीएससी ऑफिसर्स ग्रेड का एग्जाम था, जिससे कि डीएसपी और एसडीओ रैंक के अधिकारी बनते हैं बिहार में। बीडीओ, सीओ, रजिस्ट्रार, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, बहुत सारे पोस्ट हैं इसमें जो रहता है। 22-24 पद रहते हैं इसमें। तो सबसे बड़ी बात है कि ये आम एग्जाम भी नहीं है, ये बहुत बड़ी एग्जाम है जो राज्य का मतलब ब्यूरोक्रेट्स पैदा करता है इस परीक्षा से। इस परीक्षा के पहले एग्जाम के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस एग्जाम के पहले पूर्व में एक एग्जाम के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ही दिन पहले इसी साल नीट एग्जाम का पेपर ऑल इंडिया लेवल पर वायरल हुआ था। उसके बाद उसका केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, और उसी समय नीट का जो एग्जाम कंडक्ट करता है उस एजेंसी का नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो यूजीसी बेस्ड रहता है, जितना जैसे नेट वगैरह का जो जेआरएफ है ये सब का भी एग्जाम लेता है। तो उस समय जितने भी एग्जाम हुए थे नीट के अलावा और सभी जो एग्जाम हुआ था एनटीए के माध्यम से, पेपर लीक हुआ था नीट का, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम नीट को छोड़ करके, मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम को छोड़ करके सभी एग्जाम को एनटीए कैंसिल कर दिया पेपर। ऐसा क्यों? हाँ, वही बता रहे हैं कि जो चीज पर क्लेम आया कि ये चीज लीक हुआ है उसको नहीं कैंसिल किए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और जिस पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ वो सभी पेपर एनटीए सारा कैंसिल कर दिया, अपना दोबारा एग्जाम लिए 1-2 महीने के बाद। अब ये सोचिए कि नीट एग्जाम जो है वो मेडिकल से डॉक्टर पैदा होता है। डॉक्टर जो अभी यहाँ पर पैदा हो रहा है वो अभी समाज सेवा और देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा को ठीक करने के लिए नहीं है, वो एक बिजनेस हो गया है, जिससे कि एक प्रकार से छोटा इंडस्ट्री है। डॉक्टर आप लगाइए, सारा दवाई उन्हीं के पास खरीदना है, सारा जांच मतलब कमीशन पे हो रहा है, तो वो एक इंडस्ट्री है। और उसका जब पेपर लीक होता है तो आम लोग लीक करने में नहीं है, बड़े बड़े लोगों का एक उसमें ग्रुप रहता है, चैनल है, जबकि हुआ कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ में नहीं आया कि इसमें कि गरीब बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, उस आशा और उम्मीद को तोड़ दिया। उसी तरह बिहार के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सबसे बड़ा एग्जाम बीपीएससी है। इससे ब्यूरोक्रेट्स पैदा होता है, तो जो लॉबी है एग्जीक्यूटिव सिस्टम का, जिससे कि चलता है पूरे बिहार सरकार, उसका पद है ये। और इस एग्जाम पर इतना बड़ा आरोप हो रहा है हर साल, और फिर भी सरकार इसको संज्ञान में नहीं ले रही है, क्योंकि जितने भी बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, एसीएस रैंक के, अपर मुख्य सचिव रैंक के, एक सुधीर कुमार एसीएस थे, जो कि नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर करने के लिए गए थे। एसएससी के एग्जाम के लीक में उनका नाम आया था, उस समय एसएससी के चेयरमैन हुआ करते थे वो। और जब वहां से जेल से निकले तो वो जाकर के नौकरी ज्वाइन किए, दोबारा नीतीश कुमार के पास केस करने के लिए गए कि हमको जबरन फंसाया गया। तो ये एक गोरख धंधा है बिहार में, लीक नहीं होता है, इसको बहुत तरीके से, बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से लीक करवाया जाता है।
और वो जो वर्ग है जिसके खिलाफ गरीबों का लड़ाई चल रहा है, सामंतवादों के खिलाफ लड़ाई चल रहा है, गरीब का बच्चा जुडिशियल सिस्टम हो या जो भी प्रकार से, कि हम लोग उसमें एंट्री मारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में, लेकिन वो लोग मार नहीं पा रहा है क्योंकि वहां पर बैठे हुए जो आईएएस लोग हैं वो हर एक चुनाव हो, चुनाव के पहले हो, उसका खजाना भरना चाहिए। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ का एक एग्जाम का डीलिंग होता है। ये पैसा कमाने का धंधा सरकार बनाए हुए है, इसीलिए बार बार लीक करवाता है, एक दो बार नहीं, बार बार लीक करवाता है। बार बार एक शब्द आ रहा है आपका, गरीब। गरीब बच्चे को या गरीब आदमी क्यों इस प्रकार से काम करते हैं? नीतीश सरकार क्यों? नीतीश सरकार हर बार बोलते हैं कि हम ऐसा काम करते हैं कि गरीबों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, गरीब को बहुत नौकरी दे रहे हैं, बहुत। अब बार बार गरीब को ही ऐसा क्यों? क्योंकि गरीब लोग भी चाहता है कि मैं अच्छा रैंक पर पहुंचे, अच्छा काम करें। देखिए, नीतीश कुमार का राजनीतिक अगर इतिहास देखिएगा तो वो बोलते हैं अपने आप को कि हम लोहिया कर्पूरी जी के चला रहे हैं, ठीक। तो जो नीतीश कुमार सत्ता एन के प्रकार किसी भी तरह से उनको मिला, जो नीतीश कुमार 2005 से 10 के बीच में थे, वो नीतीश कुमार 10 के बाद अब वो नहीं रहे। उस समय उनके साथ वैसे लोग थे, दलित पिछड़े समाज के नेता अगल बगल में नजर आते थे जब वो कुर्सी पर बैठे थे तब। और अब नीतीश कुमार को देखिए, केवल चाटुकारों से घिरे हुए हैं। अब उनके पास ना कोई सामाजिक विजन है, अब वो किसी 4-5 भुंजा पार्टी वाले लोगों से जो है ना कंट्रोल्ड हो रहे हैं। अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे कि अपने द्वारा और अपने नीतियों से राज नहीं कर पा रहे हैं बिहार में। जो लोग 4-5 लोग उनको सजेस्ट कर रहे हैं, और वही है, उसमें कोई भी गरीब परिवार का नेता या कोई संघर्षशील नेता भी उनके इर्द गिर्द नहीं है, सब दलाल और चमचे लोग उनके साथ हैं। नीतीश कुमार तो बार बार बोलते हैं कि जब भी पलटी मारे हैं तो बोले कि जब तक हमें अच्छा नहीं लगता, उनके विचार अच्छा नहीं लगता, इस वजह से हम पलटी मारते हैं इधर से इधर। अब क्या लगता है कि इस हो रहा है, और आपका यात्रा चल रहा है, हिंदू यात्रा को बहुत मोदी जी भी प्रचार किए हैं, तो योगी जी भी और धैर्य शास्त्री भी किए हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार भी इसके चक्कर में फंस तो नहीं रहे? देखिए, नीतीश कुमार जी कभी भी सिद्धांत का राजनीति नहीं की है, ठीक। वो जो बिहार में उनका 20 साल जो शासन रहा, बहुत सारे लोग बहुत तरीके का बात बोलते हैं, लेकिन उसका परिणाम आप दे सकते हैं 2014 में। 2005 के बाद जब वो सत्ता में आए तो मात्र एक इलेक्शन 2014 का लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़े थे। उसमें पूरे बिहार में 40 सीट पर लड़ने के बाद उनको 2 सीट आया था। तो इनके विकास उकास पर कभी कोई वोट दिया नहीं है, ये एक गलत फहमी है। इनको जो वोट मिल रहा है, यहाँ जो तथाकथित मनुवादी मीडिया लोग हैं और जो मनुवादी लेखक है और जो जुडिशियल सिस्टम में बैठ करके कभी लालू जी को जंगल राज कहा करते थे, वो सभी लोग, और कुछ सच्चाई भी था, 100% गलत नहीं था, कुछ सच्चाई भी था। इन्होंने लालू यादव के शासन को जंगल राज कहला करके और यादव का पूरा यादव जाति को आतंकवादी साबित करवाए ये लोग। उसी के डर से दलित और अति पिछड़ा समुदाय के लोग इनको वोट देते हैं। इनके विकास के नाम पर कोई वोट नहीं देता। अब विकास के नाम पर वोट देता तो ये व्यक्ति खुद चुनाव लड़ते, और जो 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं उनका 43 सीट विधानसभा में नहीं आता। तो ये कभी सिद्धांतिक राजनीति नहीं की है, ये जुगाड़ राजनीति करते हैं कि किनके साथ बैठ जाए कि हमारा सत्ता बचे रहे। और ये ब्यूरोक्रेट्स जितने आईएएस लोग हैं, शासन प्रशासन से डरा करके पब्लिक के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। यानी कहीं न कहीं नीतीश कुमार जो शासन कर रहे हैं, कहीं न कहीं पिछड़े का, माने कि लालू यादव को हर बार याद दिलवाता है पब्लिक को कि वो जंगल राज कैसा, जंगल राज कैसा, यही का आपको कहना है? हाँ, तो नीतीश कुमार के जितना भी क्षेत्र में आप जाइए, जो अपर कम्युनिटी के लोग हैं वो बीजेपी के साथ इंटेक्ट है। अच्छा। वो इनको वोट देता नहीं है, वो आरजेडी को भी वोट नहीं देता है। जो माई समीकरण है वो लालू जी के साथ इंटेक्ट है, तो उसका भी रेशियो लगभग 33% के आसपास पड़ता है। अति पिछड़ा और दलित का नेता बिहार में कोई है नहीं। दलित शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अनुसूचित जाति का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किसी खास कास्ट का नहीं। अब अनुसूचित जाति में 2 बड़े नेता हैं बिहार में, अपने अपने जाति के नेता हैं। मांझी जी मांझी समुदाय के नेता हैं और चिराग पासवान जी पासवान समुदाय के नेता हैं। तो वोट बिहार में फिक्स है, लेकिन अति पिछड़ा में 114 जातियां हैं, इनके कोई लीडर नहीं है बिहार में। तो यही, और इनका परसेंटेज किसी का 2%, किसी का 2.5%, किसी का 3%, किसी का 1%, किसी का 0.5% से भी कम आबादी है। तो ऐसे लोगों का नेता पूरे बिहार लेवल पर उभर नहीं पा रहा है। और इसका आबादी अभी के हिसाब से
38% है सरकारी डाटा के अनुसार से। हालांकि नीतीश जी इसमें भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाए हैं। ये आबादी 40-42% है, जो 38% सरकारी जनगणना में आया है। तो यही आबादी इनको वोट कर रहा है नीतीश कुमार को, उसी के कारण ये सत्ता में है। कोई विकास और कोई सिद्धांत इनका नहीं है राजनीतिक। अच्छा, 2000 जब हम लोग सुनते भी आए हैं कि जंगल राज, जातिवाद, धर्म को लेकर, क्या लगता है 2025 की जो राजनीतिक होगा, क्योंकि अब राजनीति को लेकर बहुत ज़्यादा रहते हैं सीरियस में और बार बार आपका आते रहता है, क्या 2025 में किस प्रकार की चुनाव होनी चाहिए राजनीतिक, या तो धर्म जाति को लेकर या धर्म को लेकर, देखिए, या तो फिर शिक्षा को लेकर? अभी जो बिहार का राजनीति है पूरे देश का राजनीति है। अभी इस देश के अंदर डायरेक्ट लड़ाई है। चुनाव कोई कैसे जीत जा रहा है वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत के अंदर अभी दो प्रकार का लड़ाई चल रहा है। एक है अम्बेडकरवादी विचारधारा का, जो सामाजिक और समानता और समाजवादी सोच का बात करता है, जो कि सबको इक्वल राइट मिले। एक तरफ है मनुस्मृति, जो आरएसएस का विचारधारा है, उसका वो स्वर्णिम काल है। इससे बढ़िया युग आरएसएस का अब नहीं आएगा जितना आया हुआ है भारत के अंदर। तो वो चाहता है कि दलित पिछड़ों का अधिकार समाप्त हो, रिजर्वेशन समाप्त हो और जातिगत नीति से देश चले। और उसमें जो टॉप क्लास के जाति लोग हैं, जो लीडरशिप तय करता है देश में बैठ करके, वो लोग अपने देश में अपने विधि व्यवस्था को, कानून को बनाए रखेगा, वो हिंदुत्व के सिस्टम से। लेकिन जो बिहार हमेशा रहा है परिवर्तन का ये धरती है। भारत में हमेशा आंदोलन और क्रांति बिहार से शुरुआत हुआ है, चाहे बहुत प्रकार के क्रांति का उदाहरण है इतिहास में जब पढ़िएगा तब। लेकिन बिहार का जो क्रांति है, बिहार का जो राजनीतिक जमीन है, यहाँ पर नेताओं का अब एक दौर खत्म हो गया। यहाँ के 3 बड़े लीडर थे बिहार में, लालू जी, नीतीश जी और रामविलास जी। तीनों का दौर अब समाप्त हो गया। अब युवा पीढ़ी का दौर आ रहा है और युवा पीढ़ी के दौर में वैसा कोई फेस सामने में नहीं दिख रहा है पूरे बिहार लेवल पर, जिसको जनता, ये हर वर्ग के लोग स्वीकार करे कि ये हमारे राज्य का मुख्यमंत्री और ये हमारे राज्य का नेता हो। सब में कुछ ना कुछ अभी सिद्धांत विहीन राजनीति में चल रहे हैं। सबको ये लगता है कि हम पार्टी में अपने विधायक को जिता ले, पार्टी का टिकट बेच ले। इसी सिस्टम से पूरे बिहार अभी चल रहा है, जो कि दूरगामी परिणाम इसका बहुत खतरनाक होगा। अभी जैसे कि आप बीपीएससी का सवाल पूछ रहे थे, तो छात्रों को अब ये बहुत ही आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा कि वर्तमान में जितने नेता हैं, कोई जाति के नाम पर ठगा है, कोई धर्म के नाम पर वर्तमान में ठग रहा है, ये लोग अब समाज को आगे ले जाने के लिए इनके पास विजन नहीं है, विचार नहीं है कि अब समाज कितना आगे जाएगा। तत्काल प्रभाव से इन लोगों को एकदम से खारिज करना पड़ेगा एक सिरे से और नए नेतृत्व को जन्म देना पड़ेगा, तब बिहार में परिवर्तन की कोई झलक दिखेगी। अन्यथा जस का तस स्थिति बना रहेगा। हमारे एक राष्ट्र सवाल एक है कि बिहार में किस प्रकार से, क्योंकि नीतीश कुमार एक तो अभी जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, तो अभी पूरे बिहार ही देख रहा है। एक तेजस्वी यादव का बयान आया है कि 2500 रुपया देंगे, स्मार्ट मीटर में 200 यूनिट फ्री करेंगे और विकलांग को 400 से 1000 रुपया देंगे। और एक तरफ से ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, हम शिक्षा को लेकर बहुत आगे करेंगे और डेवलप को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर हम काम करेंगे। और नीतीश कुमार का तो एक बयान है, देख ही रहे हैं। तो क्या लगता है तीनों में से कैसा रहेगा, कौन अच्छा बेहतर? देखिए, अभी प्रशांत किशोर जी नया चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक, फर्स्ट टाइम वो भी लॉन्च किए हैं पार्टी। तो प्रशांत किशोर जी जो वर्तमान में राजनीतिक कदम उठा रहे हैं, उनका कई भाषण हम भी सुने हैं। उनका केवल और केवल केंद्रित रहता है लालू जी, नीतीश जी और मोदी जी का विरोध करने पर। जो कम से कम अब जो राजनीति आएगा भारत का और बिहार का, ये प्रक्रिया अब नहीं होना चाहिए कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं। जैसे शिक्षा को लेकर के है, तो प्रशांत किशोर जी ये नहीं बता पा रहे हैं कि बिहार में इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, यहाँ रॉ मटेरियल्स नहीं आता, क्योंकि ये समुद्री किनारे नहीं बसा हुआ है। दूसरा बात, यहाँ जमीन का बहुत क्राइसिस है। ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और समतल आबादी है और टुकड़ा टुकड़ा में जमीन है यहाँ। तो कैसे उद्योग, इस कंडीशन में कैसे वो उद्योग को स्थापित करेंगे? दूसरी बात, एक बात वो बोलते हैं कि पलायन कर गया। बिहार का जितना आबादी है, रोजगार देने के लिए वैसा कोई तर्क नहीं रखते हैं कि किस प्रकार से रोजगार मिलेगा, किस जिला को किस चीज के लिए जाना जाता है और किस प्रकार का डेवलपमेंट हो। अब क्लेम करने वाला राजनीति नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर क्या करेंगे उसका तर्क और उसके लिए जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि हमारे पास वित्तीय व्यवस्था ही नहीं है उतना जितना हम घोषणा कर दिए हैं, तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर जी में ये सब चीजों का कमी है।
दूसरा बात अब तेजस्वी जी के बारे में बोल रहे हैं, तो तेजस्वी जी भी जिस बात को बोल रहे हैं तो ऐसा ना हो, क्योंकि अभी के नेता में 90% झूठा दिखाई देता है, तो तेजस्वी जी को भी इस प्रकार से बताना पड़ेगा क्लियर कि हम 2500 देंगे या 2000 देंगे या 5000 देंगे, तो हमारे बिहार का बजट कितना है, किस किस बजट से हम नौकरी देंगे, किस बजट से क्या करेंगे और किस बजट से हम पेंशन देंगे। नहीं तो बाद में पता चले कि फंड का क्राइसिस है, 2500 रुपये महीना तो बांट दिए, सिंचाई का परियोजना लटक गया, स्कूल के टीचर का पेमेंट नहीं मिल रहा, तो उनको बताना पड़ेगा कि बिहार का बजट इतना है और इतना इसमें खर्च होगा, इतना केंद्र से प्रोत्साहन मिलेगा और इतना हम ये काम करके दिखा देंगे। तो जो भी नेता है, आप लोग मीडिया से हैं, उनसे ये बात पूछिए, क्योंकि 90% झूठ बोल करके निकल जाते हैं, आता जाता उनको कुछ नहीं है।